गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा का पार्ट 2 अर्थात भाग 1 में हमने वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य जाने। आज की कक्षा में हम जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था अर्थात इसका ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवस्था क्या थी, किस तरह से ये वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो है संचालित होती थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, प्रशासन। ठीक है, जैसे आज के समय में हम बात करें तो सुना होगा आपने कि कई प्रकार के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होते हैं, राज्य विद्यालय, निजी विश्वविद्यालय जिन्हें हम प्राइवेट के नाम से भी जानते हैं, या कुछ ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय होते हैं जहाँ पर सरकार सहायता देती है, अनुदान देती है, या फिर पूरी तरह से वो सरकारी ही होते हैं या फिर पूरी तरह से निजी होते हैं। तो उसी तरह से वैदिक काल में जो ये शिक्षा व्यवस्था थी उसके अंतर्गत शिक्षा का प्रशासन किसके हाथ में होता था? तो शिक्षा का प्रशासन उस समय पूर्णतः गुरु जी के हाथ में होता था। ठीक है, अर्थात शिक्षा की व्यवस्था करना पूर्णतः गुरु जी के हाथों में था। जैसे कि शिक्षा के लिए क्या पाठ्यचर्या होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा, वित्त व्यवस्था क्या होगी, इसके अंतर्गत शिक्षा का स्तर क्या होगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का दायित्व गुरु जी के हाथ में उस समय होता था। अर्थात वैदिक काल में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रशासन पूर्णतः गुरु जी के हाथों में होता था। वैसे उस समय राजा महाराजा भी हुआ करते थे, है ना, लेकिन उनके हाथों में इसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। उत्तरदायित्व था पूर्णतः गुरु जी के हाथों में। तो ये हो गया हमारा प्रशासन। और आज के समय में जैसा मैंने बताया सरकार के हाथों में, निजी हाथों में, अर्थात सरकारी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या फिर विद्यालय जो होते हैं उसी तरह से। लेकिन वर्तमान समय में ये सारी चीज़ें हैं और प्राचीन समय में अर्थात जो हमारी सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था वैदिक काल है उसमें प्रशासन पूर्णतः गुरु जी के हाथों में होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा की वित्त व्यवस्था। शिक्षा की वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था से तात्पर्य क्या है? फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, वित्त व्यवस्था अर्थात फाइनेंस सिस्टम। फाइनेंस, वित्त, वित्त से तात्पर्य क्या होता है? धन। अर्थात धन की व्यवस्था कहाँ से होती थी? देखिए, जब शिक्षा का माध्यम है, जैसे आप विद्यालय आते हैं या महाविद्यालय आते हैं तो होता क्या है, आपसे शुल्क लिया जाता है ना, और उसी शुल्क के माध्यम से जो है वित्त की व्यवस्था अर्थात धन की व्यवस्था होती है। जैसे कि कहीं भी आप विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर अध्यापक भी होते हैं, 4th क्लास भी होते हैं, अन्य कर्मचारी भी होते हैं, और सभी को धन की आवश्यकता होती है, और उस धन की आवश्यकता आपके द्वारा दिए गए शुल्क से होती है। ठीक है, लेकिन वैदिक काल में क्या था कि छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। ठीक है, छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाता था। अब जब शुल्क नहीं लिया जाता था तो धन की व्यवस्था कहाँ से होती थी? ठीक है, अब गुरु जी भी आश्रम में ही रहते थे, वहीं शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाना, छात्रों को शिक्षा देना, यही सारे कार्य उनके थे। तो देन शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी? तो शिक्षा की वित्त व्यवस्था के लिए हमारे पास 3 माध्यम थे। सबसे पहला था दान, भिक्षा, दान। दान अर्थात जो मैंने बताया कि ये जो राजा महाराजा होते थे, ये राजा महाराजा क्या करते थे? दान देते थे।
ठीक है। राजा महाराजा जो हैं आश्रमों या गुरुकुल, जिसे हम गुरुकुल कहते हैं, यानी कि वैदिक काल में जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल कहलाते थे। जैसे कि आज के समय में हमारे क्या कहलाते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। उसी तरह से वैदिक काल में शिक्षा जिस स्थान पर दी जाती थी उसे हम गुरुकुल कहते थे। तो गुरुकुल में राजा महाराजा जो थे वो दान दिया करते थे, उस दान से वित्त व्यवस्था होती थी। सेकेंडरी थी भिक्षा। गुरुकुल में छात्र अर्थात शिष्य भिक्षा मांगने जाते थे और उस भिक्षा से गुरुकुल की वित्त व्यवस्था चलती थी। एंड नेक्स्ट था हमारा गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, ठीक है बच्चों। गुरु दक्षिणा में क्या था, जब छात्र शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत गुरुकुल से वापस जाते थे गृहस्थ आश्रम की ओर अर्थात अपने घर की ओर, देन वो छात्र गुरु को गुरु दक्षिणा स्वरूप कुछ प्रदान करते थे। अब गुरु दक्षिणा में कुछ में पशु भी हो सकते थे, अर्थात पशु हो गए, धन हो गया, या फिर और भी कोई कीमती सामान या कुछ भी जो उनकी अर्थात छात्र की सामर्थ्य होती थी, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा प्रदान करते थे। तो ये इन माध्यमों से संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था उनकी चलती थी, अर्थात वित्त व्यवस्था चलती थी, धन की व्यवस्था यहाँ से होती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड हमारा शिक्षा के स्तर। शिक्षा के स्तर यानी लेवल्स। ठीक है। शिक्षा के स्तर की बात करें तो हम अभी वर्तमान समय में हमारे शिक्षा के कितने स्तर हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसे आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में पढ़ चुके हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तो ये 2 शिक्षा के स्तर थे जिनके माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा से पहले उपनयन संस्कार होता था। इस शिक्षा की एज थी लगभग 6 से 12। ठीक है, जिसे मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगी और इसमें संस्कार के बारे में विषय में भी बताऊंगी। तो जो छात्र अच्छे होते थे वो उच्च शिक्षा के बाद भी शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन अभी जो आपको मेन 2 स्तर समझने वो क्या है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। ठीक है बच्चों, अभी इसमें आगे डिटेल में और भी है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, किस स्तर पर होती थी, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तो हमने जाना कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का क्या क्या स्वरूप था। पहली चीज़, शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन था, कैसे चलता था, शिक्षा की वित्त व्यवस्था, एंड नेक्स्ट शिक्षा के स्तर। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।